हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और हमें इसे सॉल्व करना है। तो बच्चे ने कहा सर ये तो सेम है। मैंने कहा हाँ सेम है, लेकिन बस यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है और मेथड को बढ़िया से रट लेना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम हमें करना है एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे ए क्या होता है इस कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, मतलब 1 3 एंड 2, यहाँ पे -1 4 -1, यहाँ पे 2 -5 एंड 3, बाजू में लिखा है x, मतलब कि वेरिएबल का मैट्रिक्स जो कि होगा x y एंड z इक्वल टू यहाँ पे दिया है b। तो मैंने कहा अगर b की बात करें तो वो होता है कांस्टेंट का मैट्रिक्स, मतलब 7 -5 एंड 12। उसके बाद हमारा पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का। मैंने कहा चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे है 1 -1 2 3 4 -5, यहाँ पे 2 -1 एंड 3। अगर मैं पहली रो से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस हम लगाते थे लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होने की वजह से माइनस माइनस +1 ब्रैकेट, और उसके बाद होगा +2 ब्रैकेट। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूँ तो उसकी रो एंड कॉलम को हम रिमूव करते थे तो क्या होगा 4 3 12 माइनस, इसका आंसर होगा 5। अब अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो 3 3 9 माइनस, इसका आंसर होगा -10, तो यहाँ माइनस माइनस +10। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाता है -3 माइनस, इसका आंसर हो जाता है 2 4 8। मैंने कहा देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 7। अब मैंने कहा इसका आंसर आ जाएगा 19। इसकी बात करें ना तो -8 एंड -3 इज -11, -11 2 -22। मैंने कहा देखो इन दोनों का प्लस क्या हो जाता है 26 में से 22 गया तो 4 मिलता है विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब कि हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि यानी इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट। बच्चे ने कहा सर जी ये सॉल्यूशन मिलेगा कैसे है। मैंने कहा वही पुरानी मेथड से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढो, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढो, और इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन ढूंढने में, मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में है। मैंने कहा देखो अब पहला काम हमारा ए इनवर्स ढूंढने का है तो वहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है लेकिन एडजॉइंट नहीं है, और हर कोई जानता है एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैंने कहा चलिए चालू करते हैं, कोफैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यहाँ पे मैंने कहा साइन लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। मैंने कहा देखो अब कोफैक्टर ढूंढने जाएंगे तो पहले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पे 4 3 12 -5, 12 -5 क्या हो जाता है 7। अब अगर बात करें दूसरे एलिमेंट की तो क्या हो जाएगा, इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस +10, ये हो जाता है 19। क्या हो जाता है 19। मैंने कहा देखो अब उसके बाद के एलिमेंट की बात करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे -3 -8, -3 एंड -8 हमें देते हैं -11। उसके बाद के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -3 माइनस माइनस +2 जो हमें देता है -1। उसके बाद का एलिमेंट कहता है भाई मेरी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे होगा 3 -4, 3 -4 हो जाता है -1। उसके बाद का एलिमेंट कहता है मेरी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें मिलेगा -1 और यहाँ पे माइनस माइनस +2, तो 2 -1 हो जाता है 1। अब अगर तीसरी रो के पहले एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा, इसकी रो एंड कॉलम हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 -8, 5 -8 हो जाता है -3। अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें इसी के तो क्या होगा, यहाँ पे -5 -6 क्या हो जाता है -11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
11। उसके बाद इस लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 हो जाता है 7। अब मैंने कहा हम एडजॉइंट डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे सारे कोफैक्टर लिख देते हैं। मैंने कहा देखो अब यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे माइनस 19, यहाँ पे माइनस 11, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे माइनस 3, उसके बाद है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 11 और यहाँ पे होगा 7। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे रो के सारे एलिमेंट कॉलम में ट्रांसफर हो जाएंगे तो 7 माइनस 19 माइनस 11, उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 11 एंड 7। तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसका यूज यहाँ पे हम ए इनवर्स में कर सकते हैं, यानी यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैंने कहा देखो एक्स की बात करें तो ये होता है एक्स वाई एंड जेड। ए इनवर्स की बात करें तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमें मिला था यहाँ पे 4, क्या मिला था 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा देखो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो ये रहा हमारे पास 7 माइनस 19 माइनस 11, 7 माइनस 19 माइनस 11, यहाँ पे है 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे है माइनस 3 11 7, यहाँ पे है माइनस 3 11 एंड 7 इंटू हमें करना होता है b जो कि है कांस्टेंट का मैट्रिक्स, मतलब 7 माइनस 5 12। अब मैंने कहा यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर देते हैं जिससे हमें आंसर मिलने के चांस आसान हो जाए। क्या होगा, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, 7 7 जा 49, यहाँ पे होगा माइनस 5 और यहाँ पे होगा माइनस 36। फिर इसके साथ तो क्या होगा, देखो 19 7 जा अगर हमें करना हो तो हर कोई जानता है, देखो 9 7 जा क्या हो जाता है 63, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे, यहाँ पे 7 1 जा 7 प्लस 6 क्या हो जाता है 13, तो यहाँ पे 133, यहाँ पे आगे माइनस की साइन थी इसलिए माइनस 133। मैंने कहा देखो अब अगर इस माइनस 1 को यहाँ भेजो तो माइनस माइनस प्लस 1 5 से क्या हो जाता है 5। फिर मैंने कहा 11 इंटू 12, मैंने कहा देखो 12 इंटू 11 की बात करें ना तो 12 को पहले आप 10 से करते तो 120, उसके बाद 1 से करते तो क्या हो जाता 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 132। अब मैंने कहा तीसरी इस रो की बारी आई तो ये यहाँ पे जाके माइनस 77 करेगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 होगा, फिर ये 7 इसके पास जाएगा तो 12 7 से क्या हो जाता है 84। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा, ये x y and z है। अब देखो यहाँ पे 49 माइनस 36 करने जाएंगे, 49 माइनस 36 करने जाएंगे तो हर कोई जानता है 9 माइनस 6 क्या हो जाता है 3 और यहाँ पे 1, तो 13 बचेगा, 13 माइनस 5 हो जाता है यहाँ पे 8। अब मैंने कहा यहाँ पे इसका आंसर होता है -1 और यहाँ पे +5 लिखा है तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 4। मैंने कहा 84 में से 77 हटाओगे ना, देखो 84 में से अगर आप 77 हटाओगे तो क्या मिलेगा 7 7 + 5 क्या हो जाता है 12 हो जाता है। मैंने कहा 4 को यहाँ सबके डिवाइड में भेजूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा और इक्वल टू में यहाँ क्या था x y and z। दैट मीन्स हमें x इक्वल टू क्या मिला 2 मिला, y इक्वल टू मिला 1 एंड z इक्वल टू हमें मिला 3 विच इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स, और उसके बाद कहा उन्होंने यूजिंग a इनवर्स सॉल्व दिस। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, लेकिन पहले a इनवर्स ढूंढते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है। मैंने कहा देखो a दिया है ना, a इनवर्स का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। मैंने कहा भाई अगर मुझे इस दोनों की जरूरत पड़ेगी तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढूंगा क्योंकि बहुत ही आसान होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करें तो किस तरह से मिलेगा, मैंने कहा देखो पहली रो से सॉल्व करूंगा तो 2 ब्रैकेट, फिर माइनस, यहाँ पे था -3 तो माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट, फिर होगा क्या +5, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट। अब अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट के लिए उसकी मैं रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे -4 माइनस माइनस +4, मैंने कहा -4 माइनस माइनस +4, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0 गया ये तो भाई। अब इसके लिए काम करेंगे तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस माइनस +4 -6 +4। तीसरे एलिमेंट के लिए बात करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा, मैंने कहा 3 - 2 क्या हो जाता है बच्चा लोग 1। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6,
यहाँ पे ये 1 इसके पास मल्टीप्लाई हुआ तो 5 विच इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है। कैसे मिलेगा? मैंने कहा देखो ए इनवर्स को 1 अपॉन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, यानी सारे एलिमेंट के को फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। मैंने कहा चलिए चालू करते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब मैंने कहा साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैंने कहा अब अगर को फैक्टर ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो -4 माइनस माइनस +4 क्या हो जाता है, 0। अब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा? ये -6 माइनस माइनस +4 हमें दे देता है -2। अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या हो जाता है, 1। उसके बाद दूसरी रो के पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 5 क्या हो जाता है, 1। उसके बाद के एलिमेंट के लिए अगर मैं इस तरह से रो एंड कॉलम रिमूव करूं तो देखो 2 5 1 एंड -2 बचेगा, तो यहाँ -4 -5 हो जाता है -9। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की तो यहाँ रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे हो जाता है 2 माइनस माइनस +3, तो 2 + 3 हो जाता है 5। उसके बाद C31 मतलब इस एलिमेंट के लिए अगर हम चर्चा करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे 12 और यहाँ पे -10 क्या हो जाता है, 2। उसके बाद के एलिमेंट के लिए अगर मैं रो एंड कॉलम रिमूव करूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -8 और यहाँ पे -15। मैंने कहा देखो -8 एंड -15 हमें देते हैं -23। अब मैंने कहा C33 मतलब लास्ट एलिमेंट की बात करें तो उसके रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे हमें मिलेगा 4, यहाँ पे माइनस माइनस +9, तो 4 + 9 हो जाता है 13। अब मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -9, यहाँ पे है -5, उसके बाद है 2, उसके बाद है 23, उसके बाद है 13। मैंने कहा देखो अगर अब इसका ट्रांसपोज ले तो सारे रो के एलिमेंट कॉलम में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 2 1 -1 -9 -5, यहाँ पे 2 23 एंड 13। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अब क्या होगा? अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा कि भाई ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे मिला था -1। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूँ तो ये है 0 -1 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 -9 23 1 -5 एंड 13। अब ये माइनस अगर अंदर भेज दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 0 यहाँ पे -2 -1, यहाँ पे 195, यहाँ पे -2 -23 एंड -13। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया? ए इनवर्स। अब मैंने कहा मुझे ए इनवर्स तो मिल चुका है, अब मुझे सॉल्व करना है इसको। हर कोई जानता है इसे सॉल्व करना हो ना तो इसका पहला हम काम करते थे, इसे Ax = B फॉर्मेट में लिखते थे, जहाँ पे A क्या होगा? कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे 2 3 1 -3 2 1, यहाँ पे 5 -4 एंड -2। x क्या होता है? x y z। यहाँ पे b क्या होगा? 11 -5 एंड -3। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे ये a एंड ये a दोनों के दोनों सेम टू सेम हैं, दोनों के दोनों सेम टू सेम हैं, मतलब कि यही a यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ, यही a यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा देखो इसे सॉल्व करना हो ना तो इसका सोल्यूशन कैसे मिलता है? x = A इनवर्स इंटू b, जहाँ पे x होता है x y एंड z और a इनवर्स हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है। मैंने कहा देखो यहाँ पे a इनवर्स की बात करें तो क्या होगा? 0 -2 -1, यहाँ पे है 1 9 एंड 5, उसके बाद है -2 -23 एंड -13, -2 -23 एंड -13, और b की बात करें तो 11 -5 एंड -3। अब मैंने कहा बस मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा? रो कॉलम के साथ भिड़ेगी। पहली रो की बात करें तो ये 0, मैंने कहा ठीक है। ये -5, मैंने कहा ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 हो जाता है 6,
मैंने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ पे दूसरी रो की बारी, क्या हो जाएगा -22, अब यहाँ पे -45 और यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला माइनस माइनस प्लस 23 थ्रीजा हो जाता है 69। अब ये तीसरे की बारी, मैंने कहा देखो यहाँ पे हो जाएगा -11, यहाँ पे हो जाएगा -25, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 13 थ्रीजा हो जाता है 39। मैंने कहा अब अगर इस XYZ के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 - 5 हो जाता है 1। अब मैंने कहा यहाँ पे 69 में से अगर मैं 45 रिमूव करूंगा तो क्या होगा, देखो मैंने कहा 9 - 5 हो जाता है 4, 6 - 4 हो जाता है 2। अब मैंने कहा 24 बचा, उसमें से 22 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 39 में से 25 रिमूव करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा 14 - 11 हो जाता है 3। मतलब कि मुझे x = 1, y = 2 एंड z = 3 मिला, विच इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि है हमारा आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन। मतलब बच्चा देख के समझ गया सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम दिया है। मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मतलब इन सबका टोटल दिया है। मैंने कहा ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90 rupees। मैंने कहा ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees। मैंने कहा ठीक है भाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच काइंड बाय मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, उन्होंने यहाँ यही मांगा है जो हमने पहले से ही समझ गए थे। उन्होंने मांग ली कॉस्ट हर एक चीज की बाय मैट्रिक्स मेथड। मैंने कहा ठीक है। देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें एक बात समझ में आ गई थी। यहाँ पे उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस 60 रुपीज। तो हमें पहले ही दिमाग में आया था इन सबका टोटल दिया है, लेकिन 1 kg ओनियन की प्राइस कितनी है हमें पता नहीं है, 1 kg व्हीट की कितनी हमें पता नहीं है, 1 kg राइस की कितनी हमें पता नहीं है, और वही हमें ढूंढना है। यहाँ लास्ट में वही लिखा है, उसी की कॉस्ट हमें ढूंढनी है। तो मैंने कहा हम पहले एक काम करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन को मैं मान लेता हूँ x रुपीज। सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट को मैं मान लेता हूँ y रुपीज। सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस मैं मान लेता हूँ z रुपीज। तो बच्चे ने कहा सर जी आप ये कहना चाहते हो कि 1 kg की कॉस्ट अगर x रुपीज हो तो 2 kg की 2x रुपीज होगी। मैंने डेफिनेटली यार डबल तो होगी। यहाँ पे 4 kg लिखा है तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 4x रुपीज। मैंने कहा सही बात है। देखो साथ में दिया है 3 kg व्हीट। मैंने कहा 1 kg व्हीट की प्राइस कितनी है y रुपीज, तो 3 kg की कितनी हो जाएगी 3y रुपीज। साथ में 2 kg राइस दिए। मैंने कहा देखो भाई 1 kg राइस की प्राइस थी z रुपीज, तो 2 kg की हो जाएगी 2z, और टोटल इन सभी कॉस्ट का क्या दिया है यहाँ पे 60। मैंने कहा इक्वल टू आ जाएगा 60। सेम वे साथ में कंडीशन दी है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन। अच्छा, मैंने कहा यार 1 kg की प्राइस थी x, तो 2 kg की 2x। साथ में दिया है 4 kg व्हीट। देखो व्हीट में थी y, मतलब 4 kg तो 4y, प्लस राइस में 6z इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 90, जो कि यहाँ पे दिया है। सेम वे बच्चा समझ गया। तो कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन। मैंने कहा देखो ऑनियन की प्राइस थी x, तो 6 kg के लिए 6x, प्लस यहाँ पे साथ में क्या दिया है 2 kg वेट। मैंने कहा देखो यार 1 kg वेट की प्राइस y थी, तो 2 kg की 2y, प्लस यहाँ पे दिया है 3 kg राइस, तो यानी आ जाएगा प्लस 3z इक्वल टू यहाँ दिया है 70, मतलब टोटल कॉस्ट हो जाएगी 70। तो बच्चे ने कहा सर अब यानी कि हमें यहाँ पे x, y एंड z ढूंढना है। मैंने कहा डेफिनेटली। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गए, और इक्वेशन मिलते ही हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद सॉल्व करना हमें बहुत बढ़िया से आता है। बच्चे ने कहा सर इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे। मैंने कहा डेफिनेटली। इसे हम पहला काम करेंगे ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखने का, जहां पे a क्या होता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। मैंने कहा देखो लिख लेते हैं 4 2 6, यहाँ पे 3 4 एंड 2, यहाँ पे 2 6 एंड 3, बाजू में लिखा है x, वहां पे हमें लिखना होता है x y एंड z।
यहाँ पे हम लिखेंगे b मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 90 एंड 70। पहला काम हम यहाँ पे करते थे डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का। मैंने कहा चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे हम पहली रो से ढूंढेंगे तो 4 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे 4 के लिए मैं अगर पहली रो इन पहली कॉलम को रिमूव करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 -2 6 12, मतलब यहाँ पे 12 -12 आ जाएगा जो कि हो जाता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये तो गया। अब यहाँ पे 3 के लिए अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे 3 2 6 -this 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -36। अब 2 के लिए ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा देखो 2 2 4 -24, यहाँ पे हो जाएगा 4 -24। मैंने कहा ये तो 0 था तो गया, ठीक है, ये 0। यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा -30 +2, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा इसका आंसर होगा -20। अब मैंने कहा माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 33 हो जाता है 90। यहाँ पे मैंने कहा देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 40, तो टोटल मिला हमें 50, क्योंकि 90 - 40 इज 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे हमें सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है a इनवर्स एग्जिस्ट। हमें यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, यानी इक्वेशन है कंसिस्टेंट। तो इसका सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b पर से। बच्चे ने कहा सर यानी हमें a इनवर्स ढूंढना होगा। मैंने कहा डेफिनेटली, जहाँ पे यहाँ हम कह सकते हैं a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और हर कोई जानता है कि सर जी एडजॉइंट ऑफ a का मतलब, तो एडजॉइंट ऑफ a का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने कहा देख भाई उसके लिए हमें कोफैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, तो चलिए ढूंढना चालू करते हैं यहाँ पे ही कि भाई यहाँ पे C11 C12 C13 C21 C22 C23, यहाँ पे C31 C32 C33। मैंने कहा साइन लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। मैंने कहा देखो अब यहाँ पे अगर कोफैक्टर ढूंढने जाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। पहली रो के लिए उसके पहले एलिमेंट का सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे ऐसा करने पर क्या होगा, 4 3 12 -12 क्या हो जाता है 0, भाई यहाँ तो 0 हो गया। अब अगर दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा 3 2 6 -36 हो जाता है एक्चुअली -30। मैंने कहा ठीक है। अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 -6 4 24, 4 -24 हो जाता है -20। अब मैंने कहा यार दूसरी रो के पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसकी यहाँ पे हम रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 3 9 -2 2 4, 9 - 4 क्या हो जाता है 5। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 3 4 12 -6 2 12, 12 - 12 तो बच्चा जानता है सर जी 0 हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। अब इसी के लिए हम तीसरे एलिमेंट को सॉल्व करते तो क्या होगा, 2 4 8 -6 3 18, 8 -18 और कोई जानता है -10 होता है। मैंने कहा देखो अब तीसरी रो की बारी, तो उसकी हम रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 6 3 18 -8 क्या हो जाएगा, 18 -8 हो जाता है 10। मैंने कहा देखो अब इसके लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा, 6 4 24 -4। मैंने कहा देखो ये आंसर हो जाएगा 20। अब अगर लास्ट एलिमेंट के लिए ट्राई करेंगे तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 4 4 16 -2 3 6 क्या हो जाता है 10। मैंने कहा अब हम यहाँ पे सारे कोफैक्टर लिख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे पहला क्या दिया है 0, यहाँ माइनस माइनस +30, यहाँ दिया है -20, यहाँ दिया है -5, यहाँ दिया है 0, यहाँ दिया है माइनस माइनस +10, यहाँ दिया है 10, यहाँ दिया है -20, यहाँ दिया है 10। अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा, सारे रो के एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे तो 0, यहाँ पे 30, यहाँ -20, फिर यहाँ पे -5 0 10, उसके बाद 10 -20 एंड 10। अच्छा मुझे ये क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, यानी यहाँ पर मैं डेफिनेटली रख सकता हूँ। ये मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पहले से पता था, वो क्या था 50, यानी ए इनवर्स मेरे पास अब है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ। x इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी, तो चलिए ए इनवर्स लिखते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 50 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखना होता है और इंटू बी लिखना होता है। देखो एडजॉइंट
ऑफ ए की बात करें तो हमारे पास है 0, 30, -20। यहाँ पे लिख देते हैं 0, 30, -20। उसके बाद है -5, 0 एंड 10। मैंने कहा देखो -5, 0 एंड 10। उसके बाद है 10, -20 एंड 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, -20 एंड 10। साथ में लिखना है b, तो मैंने कहा देखो b तो यहाँ हमें दिख रहा है भाई, यहीं से लिख सकते हैं 60, 90, 70। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 1/50 एज इट इज। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे होगा ये रो के एलिमेंट कॉलम के साथ भिड़ेंगे तो ये होगा 0। मैंने कहा ठीक है, ये क्या होगा 9 5 45 और इसका 0 एज इट इज। मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 700। मैंने कहा अब अगर दूसरी रो जाएगी तो क्या होगा, आप देखो 6 3 18। मैंने कहा इन दोनों के 0 यहाँ आ जाएंगे, इसका तो भाई आंसर 0। अब इन दोनों में क्या होगा, 7 2 14 और बाकी के 2 0 एज इट इज। अब ये तीसरी रो जब इसके पास जाएगी तो क्या होगा, देखो 6 2 12 हो जाता है, बाकी के 2 0 एज इट इज। फिर यहाँ पे इन दोनों में होगा +900 और इन दोनों की वजह से होगा +700। मैंने कहा देखो अब यहाँ पे हमें पता है x लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है x y and z, और यहाँ पे 1/50। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा देखो 700 में से 450 निकालेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा 70 में से 45 निकालो, 0 तो एज इट इज रहेगा। देखो 70 में से 45 निकालने की आप कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप ले लोगे 10, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यानी कि 250 बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 भी था। यानी 700 - 450 बिकम 250। यहाँ पे देखो 1800 में से 1400 निकालोगे तो क्या होगा, मैंने कहा देखो 400। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं, मैंने कहा देखो यहाँ पे इन दोनों का प्लस हो जाता है 1600, उसमें से 1200 निकालोगे ना तो बचेगा 400। मैंने कहा देखो यहाँ पे x y z है, अगर मैं 50 को डिवाइड में भेजूँ तो कुछ इस तरह से होगा, जब ये यहाँ डिवाइड में जाएगा तो हर एक 0 तो ये 0 ही काट देगा। अब 5 5 25 होता है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 8 40 होता है, 5 8 40 होता है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मतलब कि पहली कॉस्ट क्या मिली, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी मिली, 5 रुपीज़। फिर y इक्वल टू मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट कितना मिला, 8 रुपीज़। सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना मिला, 8 रुपीज़, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। थैंक यू।